हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुनील प्रजापति। पिछले क्लासों से हम लोग बहुत सारी बातें किए हैं, एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं की हैं और लेसन भी स्टार्ट हो चुका है। पहला लेसन है क्लास 10th का, वास्तविक संख्याएं, यानी क्लास 10th मैथ का। और उसमें हम लोगों ने कई क्वेश्चन कर भी चुके हैं और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और अपनी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी को हम अटेम्प्ट करें और आज वास्तविक संख्या को हम ख़त्म कर लेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं। लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं और मुझे जहाँ तक आशा है कि हमने शायद क्वेश्चन किया था, 4 क्वेश्चन कर लिए थे और अगला 5वां क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 5वां, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वास्तविक संख्या के आगे। तो 5वां क्वेश्चन है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक, यदि P व Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर AB स्क्वायर और Q इक्वल टू AQB, जबकि A व B क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम यानी P व Q का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है दिया है। यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB है, जबकि A व B अभाज्य संख्याएं हैं, तो P व Q का एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन है पहला AB, B है आपका। दूसरा नंबर ऑप्शन है A स्क्वायर B स्क्वायर। C नंबर ऑप्शन है AQB स्क्वायर और D नंबर ऑप्शन है आपका, D नंबर ऑप्शन है AQ और BQ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है और ये कैसे लगेगा ध्यान देना। और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, किस ऑप्शन से हमको क्या करना है ये देखिएगा। देखो हमने आपको पिछली क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके बताए थे। ठीक है, तो अगर हम P इक्वल टू दिया हुआ है लिख दें AB स्क्वायर और Q इक्वल टू लिख दें AQB, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करें तो A गुणे B लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A गुणे B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालें तो देखो दोनों में कॉमन है, A हो जाएगा। A इसमें नहीं है तो हम तो भी नोट कर लेते हैं, ये फिर से नहीं है, इसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों में B है तो एक कॉमन B उतर जाएगा, एक B और उतर जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 A है तो A पर पावर हो जाएगा Q और यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन संख्या हमारा C हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं करते हैं। अगर यहीं पे हमको HCF निकालना होता, तो कुछ भी नहीं होता, सीधे हम यहाँ पे A लिखते और यहाँ पे सीधे B हो जाता और बाकी सारी चीज़ें जो है दोनों में कॉमन नहीं है, उसको जो का त्यो छोड़ देते, यानी AB हमारा यहाँ HCF हो जाता। अगर HCF पूछ देता तो हमारा क्या हो जाता, AB, ये हमारा HCF हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में LCM पूछा है तो इसलिए हमारा जवाब LCM में AQB स्क्वायर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन संख्या C हो जाएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के हमारे क्वेश्चन लगते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं तुरंत।
अगला सवाल है, इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है कि यदि, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बता दें, अगर मान लीजिए दो संख्याएं दिया होगा और उन दो संख्याओं का आपका एचसीएफ दिया हो और एलसीएम निकालने की बात कर रहा हो, या दो संख्याएं दिया हो उसका एलसीएम दिया हुआ हो एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, दो संख्याएं दिया हो एलसीएम दिया हो दो संख्याएं दिया हुआ है एचसीएफ दिया है वहाँ एलसीएम निकालना हो, यानी कुछ ना कुछ निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि दो धनात्मक संख्याएं हो, क्या होगा, यदि दो धनात्मक संख्याएं हो तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसका एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है वो, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम। देखो मैं बोल रहा हूँ लेकिन 60 में हमने लिख दिया, यानी दोनों संख्या का एलसीएम और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दोनों का गुणनफल हो जाएगा और प्लस उसके बराबर हो जाएगा किसके, उन दो संख्याओं के गुणनफल के। मान लो हमने दो संख्या कौन सी ले लिया, हमने दो संख्या कुछ भी ले लो, आपकी किताब में दिया हुआ ऑलरेडी ए और बी है। ठीक है, तो यानी ए और बी का ही तो एचसीएफ होगा, ए और बी का ही तो एलसीएम होगा, तो यानी ए एंड बी का गुणनफल इज इक्वल टू इन दोनों का एचसीएफ किसका, यानी एचसीएफ किसका, एचसीएफ ए और बी का और गुणे एलसीएम किसका, ए और बी का। मान लीजिए इसका, यानी यही दोनों चीज़ हैं, इन दोनों का एचसीएफ आपको दिया है और एलसीएम ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, एलसीएम इजकल टू क्या हो जाएगा, ए गुणे बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ ए बी। यानी कुछ भी निकालना हो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर एक सवाल पूछता है, बहुत आसान भी है, आप लगा भी लेंगे यदि आपको गुणनखंड आता है तो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, गणना करने योग्य होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर सवाल लगाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर क्वेश्चन दिया भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया है कि लॉसा, चलिए दिया गया है लॉसा। क्वेश्चन है अगला जो भी आपका क्वेश्चन होगा, यानी हमारे ख्याल से क्वेश्चन संख्या आपका होगा छठवां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, दिया गया है लॉसा यानी वही एलसीएम 132 यानी 288 का मान दिया है 3168। ठीक है, तो मौसा यानी मौसा यही 132 और 88, 132 और 288 है, यानी आपकी संख्याएं दिया हुआ कितनी, 132 और 288 का लौसा दिया है 3168, तो मौसा 132 और 288 का होगा। यानी आप समझ लीजिए यही वो दो संख्या है जिसकी हम बात कर रहे थे, ए और बी, यानी ए और बी का आपका लौसा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इन्हीं दो संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो हमने अभी जस्ट इससे पहले ही आपको फार्मूला बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है। क्या बताया था कि दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं कौन सी हैं, ए गुणे दो संख्याएं ए और बी का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ किसका, इन्हीं दोनों का, और एलसीएम किसका,
इन्हीं ए और बी का। तो यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी दिया हो, ये दोनों है, यानी HCF दिया हुआ है तो LCM निकल सकता है, LCM दिया है उन दोनों संख्याओं का तो HCF निकल सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सीधे सीधे हम कर लेते हैं यहाँ पे काम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए HCF किसका, ए बी का इज इक्वल टू ए गुणे बी डिवाइडेड बाई LCM और किसका, ए बी का। ठीक है, तो चलिए ए और बी की जगह पे क्या है वो नोट कर लीजिए। तो HCF 132 288 इज इक्वल टू 132 288 डिवाइडेड बाई इतने का LCM यहाँ दिया हुआ है 3168। अगर हम इसको क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा तुरंत रिजल्ट आ जाएगा और वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से काटूँ, काटने के बाद अच्छा इसके अंदर ऑप्शन भी दिया हुआ है तो ऑप्शन नोट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन में होगा, ऑप्शन संख्या है 288, बी नंबर है आपका 132 और सी नंबर है 18 और डी नंबर है 12। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, काटो पहले, किससे काटोगे, 2 से काटिए पहले, कुछ हल्का हो जाए। तो देखिए वैसे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, गणित में काटा नहीं जाता है। भले ही आप उसको रफ पे कर लीजिए, काट पीट कीजिए, लेकिन फेयर पे कभी गणित को काटिएगा मत, क्योंकि अगर हमने ऐसे क्रॉस लगा दिया तो एग्जामिनर के नज़र में यही रहता है कि ये गलत था, तब हमने काटा है। क्या था, गलत था। लेकिन देखो थोड़ा सा हम काटते हैं तो उसकी सेहत हल्की हो जाती है और हमें ये लगता है कि चलो अब यही बच रहा है हमारे पास, इतना ही बचते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, क्योंकि आदत सी पड़ी है ना, तो आदत तो बड़ी मजबूर कर देती है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप उसको रफ पे कीजिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। तो 2 से काटो, कितनी बार में जाएगा, 2 1 9 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 9 2 4 8, चला गया 15 84 हो गया। 2 1 9 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8। अब हम इसी को ले लेते हैं, किसी को भी ले लो, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, फिर से चला जाएगा, फिर से चला जाएगा ये 2 7 14, 2 9 18, 2 2 4, चाहे तो इसी कर दूँ 33 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, फिर से 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 छक्के 12, ये जाएगा 2 1 9 2, 2 4 8, 2 4 8, चला गया। अब देखिए चाहे तो ये 12 से जा सकता है, ठीक है, शायद, चलो देख लेते हैं इस बार। यानी 12 3 36, 36 हो गया 3 और 12 3 36, यानी देखो 12 3 36, 3 12 3 36 और ये 12 12 में 44, चला गया। और 33 से 33 कैंसिल हो गया हमारा, सीधे सीधे हमारा जवाब 12 आ गया। यानी कट पीट के हमारा सीधे रिजल्ट क्या आ गया, 12 आ गया। तो यानी हमारा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, कुछ भी करना नहीं है। ये फार्मूला याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF उन दोनों संख्याओं का गुणे उन दोनों संख्याओं का LCM, और यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं उन दोनों का। ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तर संख्या क्या आ गया, 12। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखो अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। अगला सवाल है, सवाल संख्या कितनी है मुझे याद नहीं है, चलो इसको 8वां नंबर कर देते हैं, याद नहीं आ रहा है हमको। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म होगा। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म होगा। देखो एक चीज, सहअभाज्य, हमने अभाज्य आपको बताया था,
अभाज्य बताया था ना, एक या एक से बड़ी वो संख्या है जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे को सअभाज्य की बात किया है, ठीक है। तो सअभाज्य का मतलब ये होता है, देखिए ध्यान देना एक चीज़, सअभाज्य का मतलब होता है, सअभाज्य का मतलब होता है कि जो इसका HCF है, जो इसका HCF है वो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लें, तब उसके बाद तब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, युग्म होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऑप्शन संख्या 14, 35, बी ऑप्शन संख्या है आपका 18, 25, सी ऑप्शन संख्या है 31 और आपका दिया है 93 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 32 और 62। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता रहा था कि सअभाज्य क्या होता है। सअभाज्य का मतलब ये है कि सीधे सीधे इसका जवाब ये है कि इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और सअभाज्य संख्या हमेशा युग्म में होता है। युग्म किसे कहते हैं, पेयर, जोड़ा, यानी 2 चीज़ हो, 2 संख्याएं हो, वही हमारा युग्म होगा, ठीक है। तो यानी दोनों संख्याओं का HCF अगर 1 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, सअभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सअभाज्य का, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़। सअभाज्य का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, अभी मैंने LCM और HCF के बारे में बताया था। LCM में क्या होता है कि उन जितनी भी संख्याएं होती हैं और उसका हम गुणनखंड करते हैं, तो जो कॉमन होता है वो भी उतरता है और जो नहीं होता वो भी उतर जाता है, ठीक है। और उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड यानी गुणा करके कंप्लीट कर देते हैं और हमारा LCM होता है। लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है। LCM जितना हमने गुणनखंड संख्याओं किया, दोनों यानी सभी में कॉमन है, उसी संख्याओं को हम लेते हैं, वही हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। वही काम यहाँ करना है। तो जैसे हमने एक बात कर दिया कि मान लीजिए दे दिया कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या है 5, 6, यह सअभाज्य संख्या है। क्या है, मान लीजिए संख्या सअभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। देखिए कैसे होगा, अगर मान लो हम 5 का गुणनखंड करें तो क्या होगा, 1 गुणे 5 होगा। 6 का करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 होगा। लेकिन अगर हम 1 का भी गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमको इस कंडीशन में HCF ही निकालना होता है सअभाज्य में, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ से HCF निकालेंगे तो क्या इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही है ना। तो यही इन दोनों संख्याओं का सअभाज्य संख्या यानी HCF हो जाएगा। आगे क्लियर हो गया। उसी तरह जैसे हम 8 और 9 को ले लें, तो मान लें कि कोई 2 संख्याएँ हैं, कोई 2 संख्याओं का सअभाज्य युग्म क्या क्या है। जैसे मान लो 8 और 9 है और इसका HCF हमें 1 अगर आ जाएगा तो हम मान के चलेंगे सअभाज्य संख्या का युग्म है। तो देखिए 8 का गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 9 का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 होगा। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ HCF तो निकलेगा नहीं, लेकिन अगर हम सअभाज्य के रूप में इसको काउंट करें तो दोनों में 1 का गुणा कर दे तो यहाँ 1 निकल जाएगा ना। तो यानी 8 और 9 का जो सअभाज्य संख्या होगा, HCF होगा, सअभाज्य युग्म का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी मैंने आपको ये बताया है कि जब भी सअभाज्य संख्या का युग्म पूछे और उसका HCF हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, सीधे सीधे। तो यहाँ पे कहीं लिख लीजिएगा कि सअभाज्य संख्या, ठीक है, सअभाज्य संख्या जैसे x और y है तो इनका HCF क्या होगा, HCF सीधे सीधे क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ें आप काउंट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, याद रखना कहीं भी, ठीक है। तो चलो हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी दोनों में सिर्फ 1 ही मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में मिल रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ 1 मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं,
सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसी हिसाब से ही 1 होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अगर टैली करेगा तो नहीं हो पाएगा, तो फिर से वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है, यही इसकी डिफिनीशन को वो करता है, स्पष्ट करता है कि हमेशा इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए 100 अभाज्य का। ठीक है, ये मेन है। तो चलिए इसको करते हैं। अगर हम 14 को ले लेते हैं तो 14 में ध्यान दीजिएगा, अगर हम 14 को लेते हैं, ऑप्शन संख्या ए चेक करते हैं, 14 और 35, तो देखो कितना होगा, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35। अब देखो दोनों में काउंट हो गया ना, 1 तो हुआ नहीं, 7 अपने आप आ गया, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 7 होगा, तो यानी ऑप्शन संख्या ए नहीं होगा, यानी ए नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, बी में आ जाओ, 18 का और 25 का, तो क्या लिख सकते हैं, 3 छक्के 18, सीधा सीधा लिख सकते हो कि नहीं। चलो थोड़ा सा और नज़दीक लाते हैं इसको, चलो 18 को करो, 18 हो सकता है, चलो 18 कर लो, तो 2 दूनी 4 या 2 तिहाई 6 और 36 18, 25 का करो तो क्या हो जाएगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 पच्चे 25, यानी देखिए न इसमें है न इसमें है, इसका मतलब यही 100 अभाज्य का युग्म है, तो यानी हम सीधे सीधे यहाँ पे 1 का काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यानी जो HCF होगा यानी 18 और 25 का वो कितना होगा, 1 होगा, और यही हमारी 100 अभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे चलो हम ऑप्शन संख्या सी भी चेक करते हैं, सी ले लो, क्या हो जाएगा 31 और 93। ठीक है, 31 और 93 को देखते हैं तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 गुणे 31 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 गुणे 31 लिख सकते हैं ना, 3 का नाम 3 3 का 9 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 31 हो जाएगा, यानी ये भी वेरीफाई नहीं करेगा 100 अभाज्य युग्म का। चलिए डी नंबर देख लीजिए, डी को यानी 32 और 62 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 चौक को 32, यानी इसको भी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। यहाँ आ जाओ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी देखो ये भी अपना HCF यहाँ पे नहीं होगा 100 अभाज्य का। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हो गई, यानी 100 अभाज्य क्या है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सवाल नंबर 9। देखो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे बात होगी, जो भी नई पॉइंट आएगी बताने के लिए हम क्वेश्चन के साथ बता देंगे आपका, क्योंकि फिर से हम क्वेश्चन को भी लेसन को विस्तार से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि टाइम नहीं है, और अगर हम विस्तार से पढ़ाने लगे तो फिर से वो कई दिन लग जाएगा। ठीक है, टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम अपने पास भी नहीं है, इसलिए समय के देखते हो उन क्वेश्चनों को हम कोशिश कर रहे हैं अटेम्प्ट कराने के लिए जो आपके परीक्षा से संभावित है। जितने क्वेश्चन हो सकेगा मैं करा दूंगा, जितना टाइम होगा। ठीक है, अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए 3, बी है ऑप्शन आपका 4 और सी है आपका 5 और डी है आपका 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड कीजिए कि वो संख्या क्या हो, अभाज्य हो, और उन अभाज्य गुणनखंडों का जो घातों का योग होगा वो क्या है। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें सीधा सीधा तो हमको 144 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा 144 का।
और किस आधार पे निकालेंगे? अभाज्य के रूप में। और मैंने आपको अभाज्य संख्याएं कई बार बताया एक्सप्लेन करके कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक या एक से वो बड़ी संख्याएं जो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। देखो फिर से मैं दोबारा 9 इसका नाम इसलिए लिया कि आपको लगे कि हम पिछले भी बताए हैं, ठीक है। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सब सारी संख्याएं क्या होती है? एक से। जैसे 23 है, अब याद रखूं क्या 23 किसी से विभाजित होगा क्या? नहीं। या तो 23 से ही विभाजित होगा या 23 1 से विभाजित होगा। क्लियर है? तो सीधे सीधे क्या है, वो किसी भी संख्या वो स्वयं से विभाजित होगी, यानी स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, वो स्वयं से हो सकती है विभाजित। 23 आएगा तो 23 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? उसी तरह 2 है तो 2 से विभाजित होगा। अब 2 को तो 5 तो काटेगा नहीं, 4 तो काटेगा नहीं, लेकिन काटेगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 144 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अब अच्छा, मैंने अभाज्य संख्या का 2 भी नाम लिया है, और कभी भी गुणनखंड की स्थिति में हम क्या करते हैं? मिनिमम संख्याओं को ही लेते हैं, छोटी संख्याओं से ही करते हैं कि विभाजित। फिर 2 से ट्राई करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, नहीं कुछ होता तो स्वयं से कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 को चलिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, सीधे 2 छक्के 12, 2 1 का नम 2 और 2 अठे 16, 2 9 18, ठीक है। नहीं जाएगा, अब 3 से जा सकता है, 3 तरीके 9 और 3 1 का नम 3। अब यहाँ पे एक बार कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 तिहाई 8 तरीके 24, ठीक है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 2 2 2, यानी चलो इसको हम कैलकुलेट कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 4 बार है, 4 टाइम्स, और 3 गुणे 3, यानी कुल मिला के हम अगर बात करें तो देखिए 2 जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य है, 3 भी जितनी है वो भी अभाज्य है। तो सीधा हम लिख सकते हैं कितनी संख्याएं हैं? 2 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या 4 है। तो जानते हैं कि जब घातांक के नियम से क्या होता है कि जब बेस समान होता है तो घात जुड़ जाते हैं। आपने घातांक का फार्मूला पढ़ा होगा, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, यानी दोनों का बेस समान है तो घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। जितनी भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबके पावर 1 है तो सीधे सीधे 4 हो जाएगा, और 3 है यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। अब बोला है क्या है कि उन अभाज्य गुणनखंडों, अब दोनों अभाज्य हैं, कि घातों का योग क्या होगा? तो जोड़ दो सीधे, 4 और +2 दोनों अभाज्य हैं, 4 + 2 यानी 6, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही इसका उत्तर है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे आशा है कि आप लोग को सब जितनी भी हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी, आपको आसान से समझ में आ भी रहा होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जब भी सवाल बताया जाए, सवाल लगाया जाए, तो आपको नोट डाउन तो करना पड़ेगा। नहीं कुछ भी होगा तो कम से कम लिखने से एक अभ्यास हो जाएगी और एक दिमाग में सेट हो जाएगा कि चलो हमने कुछ किया था। हो सकता है कि पूरी कंप्लीटली यही डिजिट आ जाए, तो कम से इतना तो याद रहेगा कि चलो हमने शायद लिखा था। और एक चीज़ जान लीजिए, क्लास अटेंड करना तो बहुत अति आवश्यक होता है। हम चाहें घर पे बैठ के पूरी पढ़ाई कर लें और सब कुछ जान जाए तो असंभव है। परीक्षा में वही काम आता है जो टीचर जिस एक्शन से पढ़ाता है वही एक्शन बच्चे के दिमाग में रिप्रेजेंट हो जाता है। आप पूरे साल भर बैठ के रटिए घर पे, सब मिक्स हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं कुछ चीज़ होगा, लेकिन इतने जो एफर्ट्स जो टीचर का एक्शन काम आता है वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन संख्या 10। देखो वास्तविक संख्या आज इसी क्लास में फिनिश करेंगे। आगे क्लास अपना रहेगा दूसरा जो इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लेके चलेंगे, तो इसको यहीं फिनिश करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन है दिया है आपका, कौन था जी, 10वां है, चलो डालते रहना, नंबर इधर उधर हो जाएगा। तो दिया है HCF, दिया है HCF इज इक्वल टू, नहीं, 252 और आपका दिया है 594, यानी दो संख्या दिया है, देखो वही जो हमने फार्मूला बताया था, और इनका HCF दिया 18, यानी दिया है HCF 252 और 594 का HCF 18 है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए LCM, तो ज्ञात कीजिए LCM 252 और 594 का। ठीक है, यानी जब दो संख्याओं के साथ इंक्लूड करके HCF और LCM की बात करें तो हम उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि उन दो संख्याओं का एग्जाम्पल के तौर पे, और हमने एक्सप्लेन भी किया था फार्मूले को लेके ही, तो हमने उन संख्याओं को A गुणे B किया था इज इक्वल टू, हमने किया था HCF इन्हीं का AB का गुणे LCM इन्हीं संख्याओं को लेके, और ये फार्मूला हमने आपको बताया था। A और B कहाँ है, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी जहाँ A और B क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इन्हीं के संख्या के आधार पे हमने वो काम किया था। तो चलिए यहाँ पे क्या निकालना है हमको यहाँ पे LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम काम शुरू कर देते हैं। तो फार्मूला चलो क्या हो जाएगा, यहाँ से LCM A और B का, चलो AB का इजकल टू A गुणे B अब बट्टे HCF AB। A और B की जगह पे क्या है, A की जगह पर 252 है, यानी दिस इज A और दिस इज B। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पे सीधे सीधे। तो LCM 252 और 594 इज इक्वल टू 252 गुणे 594 होल डिवाइडेड बाई, अब सीधे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके रिजल्ट लाना है। और इस क्वेश्चन के साथ आपको दिया भी है ऑप्शन भी नोट कर देते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यानी ऑप्शन संख्या A है 8300 और B है आपका 8010 और C है आपका सीधे सीधे 8316 और D है आपका ऑप्शन संख्या दिया है 5200, यानी 5200 ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसी को हमको निकालना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो भाग करो, 2 से तो चला जाएगा आराम से, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 2 4 और 2 6 12 चला गया। अब नहीं जा सकता है, अब नहीं भाग जाएगा। तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, 126 और 594 का आपस में गुणा करना पड़ेगा, यानी ये। ठीक है, देखो 9 से जाएगा क्या, 9 से चला जाएगा। 3 तरीके 9 9, 3 तरीके 9, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, फिर से चला जाएगा। 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 चौको 12, ये चला गया। ठीक है, यानी सीधा सीधा हमारा क्या बचा, 14 गुणे 594, यानी यहाँ गुणा कर दें 14 में, यानी सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 चौको 56, 6 हो गया 5 और 14 नवा, यानी 140 में से 14 घटा दो सीधे सीधे, यानी 140 में से 14 घटा दिए तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ बचा 3 2 यानी 126 और 126 में 5 जोड़ोगे 131 होगा, यानी सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 13 बचा। ठीक है, 14 25 70 और 70 में 13 जोड़ दो 3 83, यानी 83 16 होगा, यानी ऑप्शन संख्या C यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यही करेक्ट आंसर होगा, यानी 83 16 हमारा उत्तर होगा। देखो कितना आसान है, थोड़ा सा लगता है कि यार कितना भारी है, गुणा भाग करना कितना कंप्लीट है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होना, एकदम किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा लग रहा था कटेगा नहीं, लेकिन कट पीट के एकदम बेचारा चौपट हो गया और अपना एकदम
शक्ल दिखाने लगा कि हम यही हैं भैया, हम बिल्कुल करीब हैं आपके और हम कहीं दूर नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, देखो जी, जो पूछता है बार बार और लड़के करते हैं गड़बड़। चलिए मिटाते हैं इसको। देखो हर सवाल को ज़रूर नोट करना, नहीं नोट करोगे अभी भी देखो 27 तारीख को पेपर है, अभी भी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है और कर लेंगे आप। थोड़ा सा जग जाओ यार, जग जाओगे, एक बार आपकी मार्कशीट में छप गया ना, एक बार एकदम समझो कि मुहर लग गई तो बस समझो कि एक ठप्पा ही है ज़िंदगी का। हाई स्कूल का जो एकदम ब्रांडेड ठप्पा जो कहते हैं, एकदम ठप्पा लग गया, वही ठप्पा है। और एक बार लग गया ना तो ठीक हो गया। और देखो ऐसा नहीं, जानकारी के साथ साथ ना मेरिट भी होना बहुत ज़रूरी है, ये जान लीजिए। अगर मेरिट नहीं है तो समझिए कि कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आप। तो इसलिए मेरिट तभी हो सकता है जब आप अच्छा मेहनत करके अच्छी तरह से ढंग से लेके आएंगे, तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी परिभाषा हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, कई दिन से जान रहे हैं और उस परिभाषा के आधार पे ही है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था जी, 11 नंबर लिखो। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन दिया है ए √9, बी है √3 और सी है आपका √10.1 और डी है ऑप्शन आपका 0.101010 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये यानी 10 नहीं 1 लिख दे भैया, इसको 0110, ये है ऑप्शन संख्या। ठीक है, और कह रहा है कि परिमेय संख्या होगा, यानी कौन सा है। अब देखो एक चीज़ मुझे बता दो, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको मैंने ये बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या क्या होता है। तो आपने देखा था कि हमने परिमेय संख्या को डिफाइन किया था या डिफिनेशन दिया था कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0, ये परिमेय संख्या होती है। यानी सीधा सीधा हम कहें कि जिसमें अंश और हर दोनों हो, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे सीधा एक जवाब पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा कि क्या 3 एक परिमेय यानी 3 परिमेय संख्या है या नहीं है। 3 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q ≠ 0। ठीक है, कैसे? अब तीन एक तरह का क्या हो गया, अंश हो गया, जिस तरह p अपना एक बिहेव करता है। अब q चाहिए तो क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? 3 के सेहत में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये बेचारा 1 q के रूप में काम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार ये कहा जाता है q ≠ 0, इसका मतलब क्या है? इसलिए कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा, यानी वैल्यू का मान इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। जैसे अगर हम q का मान 0 कर दें, यानी 3 के नीचे अगर 0 लगा दें, तो पूरी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगा, यानी पूरा घोर अन्याय हो गया। ठीक है, इसलिए हमेशा परिमेय संख्या को p/q के साथ ये कंडीशन जरूर लगा के देता है
कि ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से मामला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय भी पूछ सकता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट की वैल्यू हो, पाई का मान हो। पाई भी अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। पूछ देता है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे दे दिया 3 दे दिया, 5 दे दिया, पाई दे दिया और कुछ भी दे दिया आपको। ठीक है, और तो सीधे सीधे पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये सब अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे ये हम जानते हैं कि √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे 3 हो जाएगा। और अभी हम एग्जाम्पल भी लेके समझा रहे थे, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वास्तविक संख्याएं के लघु उत्तरी यानी जो शॉर्ट 1 नंबर का, वो हमने सब सारी चीज़ें करा दिया। और इसी के आधार पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लें, तो इससे बड़े सवाल जो आपके 5 नंबर के आसपास के आते हैं, तो उन सवालों को लगा लिए जाएँ और देख लिए जाए। ठीक है, 1-2 सवाल लगाएंगे, 1-2 सवाल से आप एकदम कन्फर्म हो जाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई, चलिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ध्यान देना शीश का। चलिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हम लोग को। यानी ये सिद्ध करना है कि 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, जब भी अगर लिखा हो यहाँ पे कि एक परिमेय संख्या है, तो तुरंत उसको मान लो। अब देखो, इसके विधि विचार पे हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन के साथ साथ समझते जाओ, क्योंकि अगर हम उतना लंबा जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी, और फिर से उस तरह के पोजीशन में आ जाओगे जैसे हम लोग 1 साल में पढ़ा है। तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा सीख लो, जान लो, और कैसे ऐसे सवालों पे काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे अगर परिमेय दिया है कि यह संख्या एक परिमेय है और इसको अपरिमेय है, तो सीधे सीधे यहाँ पे जब हम सिद्ध करते हैं, यानी जब हल करेंगे यहाँ पे सिद्ध करने के लिए, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो लिखिए कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है। ठीक है, तो हम किसी भी 2 पूर्णांक को ले लेंगे, कोई भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, xy भी हो सकता है, और उसी को हम इसके साथ डिफाइन कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि नहीं हमको a ही और b लेना है। ठीक है, कि फार्मूला में दिया है, चाहे ऐसे प्रमेय दिया है, वैसे दिया है, वैसे दिया है, कुछ भी कर लो, लेकिन वहाँ ज़रूर इंडिकेट कर देना कि हमने ये वाली जो चीज़ लिया है इसके लिए लिया है। ठीक है, तो उससे एग्जाम्पल भी कंफर्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो इसलिए इसे सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ पर b ≠ 0। कोई दिक्कत, b ≠ 0। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब इसके रूप में लिख सकते हैं, और ये जो b होता है वो क्या होता है, एक तरह से a और b एक अभाज्य संख्या होती है। चूँकि यहाँ लिख दो, चूँकि a व b एक
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए हम सीधे सीधे कह देंगे 5 + √3 = a/b। कोई दिक्कत? a/b। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसकी स्थिति को व्यवस्थित करेंगे और सीधे सीधे लिख देंगे √3 a/b - 5। अब यहाँ देखिए, इस कंडीशन में ये वाला पूरा वैल्यू एक परिमेय संख्या की तरह बिहेव कर रहा है ना, और इसके समतुल्य में ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये वाला परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, और इसकी स्थिति में ये इसको परिभाषित कर देगा। तो नीचे वाले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे नीचे वाले स्टेप पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ चाहे तो इक्वेशन नंबर चाहे लिख दो, जहाँ a/b व -5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 क्या हो जाएगा, √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चूँकि यहाँ लिख सकते हो आप कि चूँकि √3 और परिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य को अपरिभाषित करेगा। इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं 5√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर दिख नहीं रहा है तो हम सीधे सीधे यहाँ से ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे लिख दें कि इस तथ्य को यहाँ लिखो, अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं सीधे कि इस तथ्य को, देखो इसके आगे लिख रहा हूँ, जो इस तथ्य को अपरिभाषित करेगा, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, माना 5 + √3, जब आपका यहाँ अपरिमेय दिया है तो इसको परिमेय मान लो सीधे सीधे। तो 5 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब परिमेय है तो परिमेय का हमने कंडीशन बताया था कि a/b या p/q होता है, ये आपकी सब सारी चीज़ें। तो सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, आपका सीधे सीधे लिख सकते हैं कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ b ≠ 0। चूँकि a और b एक अभाज्य संख्या है, ये भी क्लियर है। तो 5 + √3, तो हम इसके समतुल्य कर दिए इन दोनों को। तो 5 + क्योंकि हमने इसको मान लिया ना, तो जब मान लिया तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसको भी हमने परिमेय मान लिया, तो ये ऑलरेडी परिमेय है, तो दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। तो 5 + √3 = a/b, तो √3 = a/b - 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला परिमेय संख्या है। अब इस आधार पे इसको अगर हम देखें इस चीज़ को, तो ये वाला चीज़ क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो दोनों ये इक्वल हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस चीज़ को अपरिभाषित करेगा, तो जब अपरिभाषित यानी विरोधाभास उत्पन्न होगा, तो विरोधाभास होगा किस लिए होगा कि भाई देखो ये ऑलरेडी परिमेय है तो इसके बराबर तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ये क्या परिमेय है, क्या नहीं है। तो जब परिमेय है तो ये तथ्य क्या कर रहा है, अपरिभाषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। तो इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा।
जो भी सवाल इसके आधार पे आएगा आप आराम से इन स्टेपों को याद रखिएगा। बस इतना ही करना, बहुत ज़्यादा बवंडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 लाइन लिखेंगे एग्जामिनर समझ जाता है, बहुत उसके अंदर नहीं, बहुत बिगाड़ रूप मत कर दीजिएगा, नहीं ये भी लिख दें वो भी लिख दें, इधर कर दें उधर कर दें, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल आपको ये सब सारी चीज़ें स्टेप आपको याद रखना है और इतने ही स्टेप को इसमें काउंट कर देना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, काट पीट मत कीजिएगा। ये नहीं कि पूरा जो है काटना शुरू कर दो, काटोगे समस्या बनेगी, एग्जाम पर नज़र वहीं पे सीधे जाता है, ठीक है। किसी कारण से गलत हो गया ना तो सीधा सीधा आप, जैसे मान लो गलत हो गया तो देखो मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन काटने का तरीका बता रहा हूँ मैं। गलत हो गया तो सीधे आप एक लाइन वहाँ लगा दीजिए, बस। ये नहीं कि पूरा एकदम तलवार लगाए पेन वाला और पूरा जो है ऐसे ऐसे रगड़ दिए, इसको यही कलर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। जब चीज़ें बोल्ड हो जाती है ना, जब चीज़ें बोल्ड हो जाती है तो फिर से वो नज़र वहीं चला जाता है सीधे, तो कहीं ना कहीं आप ज़बरदस्त गलती करेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। चलिए इसी तरह के एक और सवाल है, उसको करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेके चलेंगे, जो आपके एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने काउंट किया है, और इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछता भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल पे। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या की बात किया है, ठीक है। और इसको हमको यहाँ पे क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है ये चीज़ें, काम वही जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अब जैसे जो स्टेप था वैसे ही हमको काम करना है। तो जब ये चीज़ इसका क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सीधे सीधे हम वही काम करेंगे जो हम काम कर रहे थे। तो सीधे हम क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या है तो संख्याएं a/b जहाँ b ≠ 0 और a व b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो इस हिसाब से, इसलिए √3 जब दोनों अपरिमेय हो गया तो a/b, अब देखो अब हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी परिमेय बनाएंगे। जब ये परिमेय है तो जब परिमेय बनाएंगे तो हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है, परिमेय है, और ये क्या अपरिमेय है, ठीक है। तो जैसे ही वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी ना, तो चाहे भले ही स्क्वायर में कुछ भी हो, क्यूब में है, फोर्थ में है, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में, लेकिन है परिमेय, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। इस कंडीशन में 3b² = a² हो गया। अब यहाँ पे देखो जो 3b² है, कहीं ना कहीं a² इसको विभाजित करेगा, विभाजित करेगा ना, करेगा। तो जब विभाजित करेगा तो ये भी परिमेय हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये परिमेय हो गया, तो लिख सकते हैं चूँकि 3b² को a² विभाजित करेगा, अतः
3b² व a² एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कुछ भी एक वैल्यू लिख लो। तो देखा होगा आपने, हम प्रमेय के आधार पे करते थे कि यहाँ पे एक वैल्यू रख लेते थे जिससे ए को भी विभाजित किया जा सके। तो मान लो, चूँकि ये माना ए बराबर कुछ भी रख लो, ए बराबर कुछ भी एक वैल्यू रख लो 3k, इसी के बराबर रखना, ए बराबर 3k रखने पर, क्योंकि 3 इसके साथ है तो सीधे सीधे हम वहाँ पर रख सकते हैं कि ए बराबर 3k रखने पर। तो रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3b² और यहाँ पे रखेंगे तो 9k²। हो गया। अब 9k², अब क्या करेगा? 3 इसको विभाजित करेगा। तो जब 3 इसको विभाजित करेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा? इसको चाहे तो कर दो अपना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 3b को विभाजित करेगा। तो इस स्थिति में सीधे सीधे हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 दोनों ही विरोधाभास या अपरिभाषित करेंगे। विरोधाभास सीधे लिख दो, क्या एक ही चीज़ विरोधाभास करेंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस, और ज़्यादा कुछ लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया? ये तथ्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट थे इस लेसन के, हमने सभी वीडियो में करा के कंप्लीट कर दिया। इन क्वेश्चनों को आप सेट कर लीजिएगा अपने माइंड में, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलेंगे फिर से इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो अगला लेसन होगा बहुपद। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेसन में बहुपद, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी को किया जाएगा। और ये अपनी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में, अगर वीडियो लंबी जाती है तो 2 वीडियो में इसको कवर कर देंगे। देखो, जितना हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको ज़रूर कर लेना, जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि चलो हमने कुछ, जैसे लगेगा कि हम क्लास में हैं और क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में थैंक यू।